Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss Units 6 and 7 from Focus on Comprehension. This lecture is for Punjab University BS Semester 1st students. Unit 6 is about examining recounts and reports. First we are going to find out what recounts and reports are. पहले हम ये देखेंगे कि recounts और reports आखिरकार होते क्या हैं और आपके यूनिट्स में अगर ये दिए गए हैं तो हमने इनको एनालाइज कैसे करना है. What are recounts and reports? Recount, remembering a past event and writing about it. Report, presenting an event or a past event objectively. So जब हम recounts और reports दोनों की definition पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों एक ही जैसे हैं. But then there is a very minor difference between these two. और वो क्या है? Recount के अंदर आप किसी past event के बारे में ही लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इमोशंस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. As far as report is concerned, you have to stay very objective. जब मैं ऑब्जेक्टिव कहती हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी इवेंट अगर प्रेजेंट करना है, जैसे कि हम अपने यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे, तो इसके अंदर आपको इमोशंस कहीं भी नजर नहीं आएंगे. And when I say emotions, it means that the writer cannot involve his or her personal emotions or personal opinion in this. जो इवेंट जैसे हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, आप उसके बारे में वैसे ही लिखते हैं. कोई भी अपना ओपिनियन आप अपने पास से नहीं दे सकते. न्यूज़पेपर रिपोर्ट इसका सबसे टिपिकल एग्जाम्पल है, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे. रिकाउंट बेसिकली एक पास्ट इवेंट को जिस तरीके से वो रूनुमा हुआ है उसी तरीके से प्रेजेंट करना होता है और आप उसके बारे में लिखते हैं. लेकिन रिकाउंट के अंदर वो इवेंट जिसको आप देख रहे होते हैं और जिसके आप विटनेस होते हैं, यानी कि आप जिसके एनी शाहिद होते हैं, आप जिस वक्त उसको ये देख रहे होते हैं तो कोई ना कोई आपकी फीलिंग्स भी साथ साथ आप अंदर महसूस कर रहे होते हैं. तो रिकाउंट के अंदर आपकी वो वाली फीलिंग्स भी आ जाती हैं जो एट द टाइम ऑफ इवेंट आपके अंदर पैदा होती हैं. रिपोर्ट जो है वो हु, व्हेन, वेयर और व्हाट को आंसर करती है. आगे जाकर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी. So let's first look at the article that is given or a newspaper report that is given in your unit 6. यूनिट 6 के अंदर एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दी गई है, ब्लेन ड्रेंचेस प्रेस इन ब्लड. इफ यू ओनली एनालाइज द हेडलाइन ऑफ दिस रिपोर्ट, तो इससे हमें पढ़कर ये लगेगा कि ब्लेन ने प्रेस को ब्लड में यानी कि खून में नहा दिया या भिगो दिया. पहली बार अगर आप ये हेडलाइन पढ़ें तो आपके अंदर एक सनसनी दौड़ जाएगी. आपको लगेगा कि शायद ब्लेन कोई ऐसा बंदा है जिसने और उसने शायद लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी. तो पहले आपको जो उसकी हेडलाइन है वो पढ़ के यही अंदाजा होगा. लेकिन जब आप पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो उसके अंदर आपको हु, व्हेन, वेयर और व्हाट का जवाब मिल जाता है. फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड अगर आप ध्यान दें तो आपके पेज 46 के ऊपर एक एक्टिविटी दी गई है. एक्टिविटी में आपसे कहा गया कि आपने टेबल फिल करना है. हु, डेविड ब्लेन. When, Monday. Where, news conference. और what, cut off part of his ear. तो उसने क्या किया, उसने जो था ये काम किया, कौन था, डेविड ब्लेन था. यानी कि आपकी रिपोर्ट जो है एक इवेंट से रिलेटेड कौन उसमें इन्वॉल्व था, वो इवेंट कब हुआ, वो इवेंट कहाँ रूनुमा हुआ और इस इवेंट में क्या हुआ,
किसी भी चीज़ के बारे में रिपोर्ट लिखने के लिए ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, और जब आपकी रिपोर्ट में ये प्रेजेंट होती हैं तो आपकी रिपोर्ट कंप्लीट समझी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फर्स्ट पैराग्राफ में ये सब कुछ है तो आप वहाँ रिपोर्ट ख़त्म कर दें। अगर रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं या रिपोर्ट आप खुद भी लिख रहे हैं तो उसके अंदर ये चारों चीज़ों की फर्दर डिटेल देना ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, जो कि आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल के पैराग्राफ सेकंड से शुरू होकर और लास्ट पैराग्राफ से पहले वाले पैराग्राफ तक जाती है। Now, because this is a newspaper report, so you cannot conclude it. एक स्टोरी या फिर कोई ऐसा आर्टिकल जो कि आप लिख रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, उसका कंक्लूजन आप खुद से लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इवेंट हुआ है और उस इवेंट का कोई इतना खास एंड नहीं हुआ, या फिर वो फैक्ट पर बेस्ड है, ऑफ कोर्स रिपोर्ट फैक्ट पर बेस्ड होती है, कोई ऐसा इवेंट जो हकीकत में हुआ है। अब जब ऐसा होता है तो उसका आप कंक्लूजन कोई भी एज सच नहीं दे सकते। सो लेट्स एनालाइज द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब ये जो आपके सामने न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, इट रिफर्स टू 3 टाइम फ्रेम्स। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ पर ध्यान दें तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में है जो कि पास्ट में हुई है, ठीक है। उसके बाद ब्लेन्स नेक्स्ट फीट, यानी कि उसका अगला स्टंट क्या है इन द फ्यूचर। अगर आप बॉडी ऑफ द रिपोर्ट की तरफ ध्यान दें तो आपको बॉडी पास्ट और फ्यूचर का एक मिक्सचर मिलेगी, यानी कि करंट उसमें सिनेरियो किसी भी तरीके से हमें नज़र नहीं आ रहा है। बात क्या हो रही है कि ब्लेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया था, और फिर पास्ट में वो किस किस्म के स्टंट्स परफॉर्म करता रहा था, और फ्यूचर में उसका क्या करने का इरादा है। प्रीवियस स्टंट्स जो हैं इन द मोर डिस्टेंट पास्ट, यानी कि उसके सबसे रीसेंट जो स्टंट्स जो कि माजी करीब में होकर गुजर चुके हैं और जो दूर के माजी में रूनुमा हो चुके हैं, उन सब के बारे में बात हुई है। लेट्स नाउ लुक एट रिपोर्टेज। व्हाट इज रिपोर्टेज? अगर रिपोर्टेज के साथ मैं आपको फुटेज का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करूं तो शायद आपको ये बात बहुत आसानी से समझ आ जाए कि रिपोर्टेज और फुटेज कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। Nowadays, you might have clearly or openly heard the word footage. हम कई बार सुनते हैं न्यूज़पेपर्स, नॉट इन न्यूज़पेपर्स बट इन द न्यूज़ चैनल्स पर आप अक्सर ये वर्ड सुन रहे होते हैं, फुटेज। तो कई बार आपको न्यूज़ रीडर्स कह रहे होते हैं कि नाजरीन हमें ये फुटेज अभी मौसूल हुई है, इस फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर कैसे जो है दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। अब जब इस किस्म की हम लाइन सुनते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं पर कोई क्लोज सर्किट कैमरा लगा हुआ था और उसकी वीडियो जो है वो न्यूज़ चैनल को जो थी वो मिली थी, और उसके हिसाब से, उस वीडियो के हिसाब से एग्जैक्टली उसमें क्या देखा जा रहा है। तो रिपोर्टेज जो है वो किसी इंसान की रिपोर्ट की हुई कोई भी इवेंट होता है। The name given to a form of news reporting in which the journalist is a witness of the events that he or she is describing. तो रिपोर्टेज और फुटेज में क्या फ़र्क होता है? रिपोर्टेज में कोई इंसान इन्वॉल्व होता है जो कि आंखों देखी बयान कर रहा होता है, फुटेज के अंदर कैमरा आंखों देखी दिखा रहा होता है। Often the journalist even becomes involved in the action, which gives the writing a more immediate and personal flavor. Now, this is the difference between a human being and a camera. और वो क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है उसके थोड़े बहुत इमोशंस बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और यहीं पर ही हमारा रिकाउंट आ जाता है। दिस मेथड इज ऑफन यूज ड्यूरिंग वॉर टाइम और टू रिपोर्ट ऑन ड्रामेटिक वर्ल्ड इवेंट्स। अक्सर अगर आपको टीवी पर या फिर कोई, अगर आपको किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ या टीवी पर आपने कोई इस तरह की रिपोर्टेज देखी, कई बार बीबीसी पर जो है वॉर क्राइम्स होते हैं उनके ऊपर पूरी पूरी दिखाई जाती हैं, रिपोर्टेज दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर जो रिपोर्ट करने वाले होते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट होते हैं, वो एक पूरा फीचर करते हैं। अब फीचर के अंदर वो काफ़ी लंबा होता है, उसके अंदर एक चीज़ की पूरी हिस्ट्री के साथ दिखाया जाता है, पुरानी कोई वीडियोस दिखाई जाती हैं, उनका एविडेंस दिया जाता है, और करंट जो सीन सिचुएशन चल रही होती है उसके बारे में भी बताया जाता है।
लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं जो जर्नलिस्ट होता है या जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है वो अपने इमोशंस को भी बीच में लेकर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स एंड आवर इमोशंस कैन गेट इन्वॉल्व व्हेन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग समथिंग। तो इस वजह से जो है वो रिपोर्टेड ज़्यादातर रिकाउंट की सूरत इख्तियार कर जाता है क्योंकि उसके अंदर पर्सनल हमारे इमोशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। Now, the beggar's baby is basically a typical example of the recount. ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जो कि वियतनाम में उस वक्त मौजूद था। इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम, वियतनाम के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था और काफ़ी सालों तक ये जंग चलती रही थी। उसके बाद वियतनाम के पास कोई भी मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो था अपने कन्वेंशनल वेपन्स और अपने कन्वेंशनल जंग के जो तरीके थे उसके ज़रिए से अमेरिका को शिकस्त दी थी। अमेरिका ने कभी भी ये शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। बहरहाल वहाँ के जो वियतनाम के लोग थे और यहाँ पर जो शहर बताया गया है सैगोन, सैगोन के अंदर जो लोग थे वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और उनकी नफरत का आलम ये था कि वो उनसे कोई भी फैसिलिटी, कोई भी सपोर्ट और किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प नहीं लेना चाहते थे। I will not get into the detail of reading out the text. Why? Because I am short on time. तो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि बेगर्स बेबी जो है वो ब्रीफली इस बारे में है कि हमें भी अपने इर्द गिर्द बहुत सारे फ़कीर नज़र आते हैं और कई बार हम ये बात नोट करते हैं कि उनकी गोद में जो नज़र आने वाले बच्चे हैं वो अक्सर जो है वो जागती हालत में नहीं होते, वो अक्सर वो बच्चे सोए होते हैं। और अगर आप कल्चर से फेमिलियर हैं तो ये प्रॉपर एक बेगर जो है ये बिजनेस है, कल्चर है गदागरी का। और ये प्रोफेशनल बेगर्स होते हैं जिन्हें डिफरेंट पॉइंट्स पर छोड़ दिया जाता है। बच्चे इनको इमोशनल अपील के लिए दिए जाते हैं कि बच्चा देखकर कोई ना कोई जो है वो पैसे दे देगा और कई बार ये बच्चे जो हैं मुख्तलिफ लोगों की गोद में घूमते रहते हैं। तो राइटर के इसी पॉइंट को मैं लेकर आगे बढ़ती हूँ कि जो राइटर है इसका लिखने वाला, अब वो बताता है कि वो जिस होटल में स्टे कर रहा था उस होटल के बिल्कुल सामने एक औरत बैठा करती थी एक 18 महीने की बच्ची को लेकर। अब उसका जो उसने बाकी लोगों से बात सुनी थी वो यही था कि बेगर्स जो हैं एक ही बच्चे को लेकर घूमते रहते हैं और एक ही बच्चा मुख्तलिफ बेगर्स के पास हमें नजर आता है, लेकिन ये औरत एक ही बच्ची को लेकर बैठी रहती थी। राइटर जो था उसने कभी उसको पैसे नहीं दिए थे। एक दिन वो लंच करके बाहर निकला तो उसने देखा कि वो औरत जोर जोर से रो रही है, तमाम लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हुए हैं और वो बच्चे की तरफ जो थी वो बार बार इशारा कर रही थी। जब वो वहां गया तो द बेबी वॉज कवर्ड इन इट्स वॉमिट और बेबी का जो रंग था वो ग्रे हो चुका था। राइटर जो था रिसेप्शनिस्ट की तरफ दौड़ा और उसने उसको हॉस्पिटल कॉल करने के लिए कहा। अब हॉस्पिटल वहां पर जो था ना, नंबर 1 का मतलब था बेस्ट हॉस्पिटल और नंबर 10 का मतलब था वर्स्ट हॉस्पिटल। राइटर ने रिसेप्शनिस्ट को रिक्वेस्ट की कि वो हॉस्पिटल कॉल करे और जो है ना एम्बुलेंस बुलाए या फिर किसी तरीके से बच्ची को लेकर जाए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट भी वियतनामीज थी, उसने इस बात को नहीं माना। उन्होंने अपने ही टोटके जारी रखे, लेकिन फिर जब कोई भी टोटका काम ना आया तो आखिरकार उन्हें राइटर की बात माननी पड़ी। जिस टैक्सी में वो बैठे उसको भी एक वियतनामीज चला रहा था, वो उनको हॉस्पिटल नहीं लेकर गया। आखिरकार वो उन्हें एक ऐसी जगह लाकर छोड़ गया जहाँ पर आम सी दुकानें और टेलर्स की जो थी वो शॉप्स बनी हुई थी। वहां पर वो औरत जो थी वो उतरी और ये आदमी जो था यानी कि राइटर जो था उससे में फिर मरता क्या ना करता, उस औरत के पीछे वो चल पड़ा और वो एक और औरत के पास आ गई जिसने बच्ची के जो बॉडी के ऊपर जो था वो कुछ मसाज किया और उसको कुछ दिया। तो थोड़ी देर बाद वो बच्ची जो थी 18 माह की होश में आ गई और रोने लगी। और राइटर जो था वो कहता है मैं उस वक्त बहुत बेबसी महसूस कर रहा था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं उसको कुछ पैसे देता और वहां पर मैंने उसको कोई एडवाइस दी जो कि यूजलेस थी मुझे मालूम है और मैं बाहर आ गया।
तो ये इस तरीके से एंड हुआ। अब बेगर्स बेबी के अंदर जो रिकाउंट है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसने पूरा एक सीन सेट कर दिया था। अब वो सीन जो उसने फर्स्ट पैराग्राफ में जो सेट किया है, और उसके अंदर उसने हमें साउंड्स के बारे में बताया, किस तरह से वो सड़क के ऊपर क्या हो रहा था उसके बारे में बताया, तो हमारे दिमाग में एक नक्शा सा बन जाता है। फिर लोग क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, लोकेशन भी मेंशन की, स्टेज वाइज प्रोग्रेशन ऑफ द इवेंट, यानी कि ये रिकाउंट बेसिकली एक वाकया है। ठीक है, कोई इवेंट उस तरह से नहीं है, एक वाकया है जिसको वो नरेट कर रहा है। लेकिन नरेट का मतलब होता है कहानी बताना, लेकिन कहानी के अंदर वो कोई अपने पास से चीज नहीं ऐड कर रहा। बेशक वो अपने इमोशंस भी बता रहा है, बेशक वो अपने इमोशंस के बारे में भी एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन वो जो इवेंट है उसकी सच्चाई के अंदर वो कोई भी मोड़ तोड़ नहीं कर रहा है। जो इवेंट जैसा हुआ है उसको उसी सच्चाई के साथ वो बयान कर रहा है। यूजिंग द सेंसेस ऑफ साउंड एंड साइट, यानी कि जो स्ट्रीट है उसके अंदर हसल बसल भी है, लोग जो हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं और वो अपनी आंखों से क्या कुछ देख रहा है। काफी कुछ डिटेल्ड है इस बेगर्स बेबी के अंदर, उसने हर एक चीज के बारे में बताई है। फॉर एग्जांपल बेगर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, उनके कपड़े कैसे थे, और हैंड जेस्चर्स कैसे थे, और जो बच्ची थी उसका रंग क्या था, बच्ची जो थी उसके चेहरे के ऊपर पूरी वॉमिट कवर थी, कपड़े जिसमें वो लपेटी गई थी वो क्या था। तो हर चीज की डिटेल पे ध्यान दिया गया है। एंड्स ऑन कंजेक्चर, कंजेक्चर का मतलब है कि रीडर यानी कि हम जो पढ़ने वाले हैं, हमें एक तरह के वो सस्पेंस में, यानी कि बगैर कोई, जिसे कहते हैं ना फैसला कौन या प्रॉपर एक कंक्लूजन, उस पर नहीं एंड होती है ये चीज़। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक रिकाउंट है, ये एक नेचुरल इवेंट था, तो इसके अंदर राइटर अपनी तरफ से कोई भी कंक्लूजन इसमें ऐड नहीं कर सकता था। Let's now move to Unit 7, responding to the diaries. Now, diaries basically are the form of, you can say, informal piece of writing. अब पिछले वाले यूनिट में और इस वाले यूनिट में फ़र्क ये है कि पिछले यूनिट में हमने रिपोर्ट्स और रिकाउंट्स की बात की, तो रिपोर्ट तक फॉर्मेलिटी का एलिमेंट आ जाता है। रिपोर्ट जो है किसी ऑडियंस को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। रिकाउंट्स के बारे में भी ऐसा ही है कि जब वो उसके बारे में आप लिखते हैं तो वो एक ख़ास किस्म की ऑडियंस के बारे में ध्यान में रखकर लिखी जाती है। अगर आपको याद हो तो हमने यूनिट 1 में टेप डिस्कस किया था, और टेप के अंदर जो था वो हमने क्या डिस्कस किया था, टेक्स्ट की टाइप। टेक्स्ट की टाइप्स हम अभी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर अभी जो हमने यूनिट 6 में डिस्कस किया वो रिपोर्ट और रिकाउंट है। ठीक है, फिर उससे पहले हम जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हु इज़ इट एम्ड एट, तो जो रिपोर्ट और अकाउंट्स होते हैं और उसी तरह के फॉर्मल और फैक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग होते हैं, इसमें जहन में रखना ये ज़रूरी होता है कि हम किस किस्म के ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं। पीछे हमने कैस्पर हाउज़र के बारे में भी पढ़ा कि वो एक किताब का हिस्सा था, तो उसके अंदर भी जो ऑडियंस है यानी कि जो रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, राइटर हमेशा उनको ध्यान में रख कर कुछ भी लिखता है। फिर उसका मकसद क्या होता है, रिपोर्ट्स और अकाउंट्स का मकसद ये होता है एक इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, और उसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कोर्स जो आप पढ़ने वाले हैं इसका इफेक्ट आप ही बता सकते हैं। अब यूनिट 7 के अंदर जो हम बात करने लगे हैं डायरीज, इसके अंदर ये टेक्स्ट की टाइप क्या है, ये इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होता है। ठीक है, और ये कई बार फैक्चुअल और इमोशनल का जो है वो मिक्सचर होता है, फैक्ट पर बेस्ड होता है, लेकिन इसके अंदर ये चूंकि इनफॉर्मल होता है क्योंकि ये किसी खास किस्म की ऑडियंस की तरफ डायरेक्टेड नहीं होता। ऑफ कोर्स अगर आप में से किसी को डायरी लिखने का अगर कोई एक्सपीरियंस है या आपको शौक है या आप नॉर्मल रूटीन में डायरी लिखते हैं, तो ये बात आपके इल्म में होगी कि डायरी किसी ऑडियंस की तरफ डायरेक्टेड नहीं होता। डायरी पर्सनल होती है, जर्नल्स भी पर्सनल होते हैं। इनका मकसद ये नहीं होता कि इनको कोई खोल कर पढ़ ले।
तो ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल होती हैं, और पर्सनली आप अपने लिए अगर कुछ लिखना चाहते हैं याददाश्त के तौर पर, तो डायरी उस सूरत में जो है वो लिखी जाती है। उसके बाद इसका मकसद क्या होता है? मकसद बहुत सारे हो सकते हैं। नॉर्मली कई बार लोग डायरी को लिखते हैं अपने इमोशंस को वेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ डायरीज ऐसी होती हैं जो बहुत पुरानी हो जाती हैं, और राइटर की जो है वो मर्जी से कई बार उन्हें पब्लिश कर दिया जाता है। और स्पेशली वो वाले राइटर्स जो कि लाइफ में जिनकी बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हों, या कोई बड़ा सिग्निफिकेंट किस्म का जो है वो उनका करियर रहा हो। फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर याद आ रहा है एन फ्रैंक्स डायरी। तो इस ये जो एक डायरी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, दिस इज द डायरी ऑफ अ ज्यूइश गर्ल, जिसे कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था। और वो एक बच्ची थी जो कि डायरी लिखती थी, और बाद में टॉर्चर से ही उसकी डेथ हो गई थी। तो इस डायरी को बाद में एज इट इज़ पब्लिश कर दिया गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो थीं वो कुछ कल्चर्स में एक्सेप्टेबल नहीं थी, और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जो थीं वो जैसे ज़िंदगी की तल्ख हकीकत के बारे में थी, इसलिए कुछ चीज़ें उसमें से निकाल दी गई थी। A diary or journal is primarily a private form of writing. However, the published diary is a specialized genre. Genre इसको pronounce करना है आपने, ये genre नहीं है। जैसे genre, जैसे आप याद का बोलते हैं य, तो इसी तरह से genre बोला जाएगा। However, the published diary is a specialized genre which enables the writer to appear to be very close to the reader. When we read a well-written diary, we feel as if we are being taken into the writer's confidence. This makes it the perfect genre for analyzing and conveying the individual's thoughts and feelings. अब कई बार कुछ डायरी जो हैं, जैसे मैंने एन फ्रैंक डायरी की बात की, एन फ्रैंक ने लिखते वक्त ये नहीं सोचा था कि मैं बड़ी होकर इस डायरी को पब्लिश करवाऊंगी। बट देन देर आर सम डायरीज, कई बार राइटर्स जो हैं इंटेंशनली डायरी की तरह की अपनी याददाश्तों को लिखते हैं, क्योंकि कई बार उसे पढ़ने वाले जो हैं वो ज़्यादा क्लोज फील करते हैं उस इवेंट के जिसके बारे में वो पढ़ रहे होते हैं। कई बार पढ़ने वाले राइटर के ज़्यादा क्लोज फील करते हैं। ये भी एक राइटिंग की तरह का स्टाइल होता है कि उसको जो है ना, आप जाहिर कुछ और करें लेकिन मकसद आपका कुछ और हो। यानी कि डायरी की तरह आप उसको लिख लें, आप ये शो करें कि ये एक डायरी है और ये पर्सनल है, लेकिन असल में आपका इंटेंशन यही हो कि आप इसे पब्लिश करवाएं और जो बाकी के लोग हैं इसे पढ़ के ज़्यादा राइटर के करीब फील करें। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके यूनिट में दिया हुआ है, प्रिडिक्टिंग। एक्टिविटी 7.1 अगर आप देखें तो उसमें प्रिडिक्टिंग का जो हेडिंग है वो दिया हुआ है। अब ये प्रिडिक्टिंग का जो हेडिंग है ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर के अंदर कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन भी आता है। कई बार आपको पहली लाइन पढ़ के प्रिडिक्टिंग यानी कि गेस करना, अंदाज़ा लगाना कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है, क्या ये पैराग्राफ किस बारे में हो सकता है। सो गेसिंग जो है, what a text might be about is a key element in comprehension. Comprehension का मतलब है understanding, कॉम्प्रीहेंड करना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। आपके पेपर के अंदर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी आता है, और उसके अंदर आपकी कॉम्प्रीहेंशन को यानी कि अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है। अब कई बार वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहली लाइन पढ़नी पड़ती है, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि जो आपको टेक्स्ट दिया गया है ये असल में है क्या। कई बार पहली लाइन पढ़ने से आपको क्लियर हो जाता है, और कई बार आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है समझने के लिए। So the first reading passage is quite easy. It is an entry in the diary of a newly qualified teacher. अब अगर आप इसको देखेंगे, खुद से आप इसको पढ़ें, I would encourage you to read it yourself because like I said, I have shortage of time. So इस वक्त रात के 1 बजे हैं and I am doing this tutorial or video for you just for my YouTube students. सो बेसिकली अगर आप इस डायरी को पढ़ें तो इसके अंदर आपको डेट
और ईयर, मंथ और आपको टाइम भी मेंशन जो है वो मिलेगा। फिर इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी दी गई है, लेकिन साथ साथ पर्सनलाइज भी किया गया है। पर्सनलाइजेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर साथ साथ इमोशंस भी जो हैं वो राइटर ने बताए हैं। इमोशनल एंड इंफॉर्मेटिव, सो इमोशंस इसमें बार बार बताए गए हैं। इफ़ यू लुक एट इट, टोटल जो है इसमें 4 पैराग्राफ्स हैं, और इमोशनल जो आपको टच है, इमोशनल एलिमेंट है, वो आपको पहले 3 पैराग्राफ्स में आपको मिलेगा क्वाइट फ्रीक्वेंटली, और एंड इसका जो है वो प्रॉमिस से होता है। अगर आप डायरी जो है वो लिख रहे हैं लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में, तो ऑफ कोर्स यू विल टेल योर सेल्फ टू बी पॉजिटिव, तो ये एक तरह का प्रॉमिस है। इसके अंदर जो टीचर है वो एक्साइटेड है, डरी हुई भी है कि वो न्यूली क्वालिफाइड टीचर है, उसका नया एक्सपीरियंस होगा 126 न्यू स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, लेकिन वो सबसे एंड पर वो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बता रही है, और वो प्रॉमिस कर रही है कि हाउ शी विल यूज हर academic knowledge and all the knowledge that she have gained from her experience to teach her students. Now, the second reading passage is an extract from Howard Carter's diary. हावर्ड कार्टर जो था ये एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर था, और उसने अपनी डायरी के अंदर जो है वो इजिप्ट के अंदर एक फ़ारो यानी कि फ़िरौन का एक टूम जो था उसे देखने का इत्तेफाक हुआ, और जब वो वहाँ गया तो उसने वो फ़ारो था टूटन खमेन, आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइटली, क्योंकि ये पुराना नाम है और लैंग्वेज जो है वो हज़ारों सालों में बदल जाती है। तो उस फ़ारो यानी कि फ़िरौन का नाम जो था वो टूटन खमेन था। अब उसका टूम जो है वो इसने खोला। इफ़ यू आर फेमिलियर विद द इजिप्शियन कल्चर, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस ज़माने के जो फ़िरौन थे यानी कि फ़ारोज़ थे, उनमें ये कॉन्सेप्ट ये था कि जो कोई मर जाता है तो जितना ज़्यादा हायर रैंक का होता है, उसे पिरामिड्स में अपर चैम्बर में उसकी बॉडी रख दी जाती थी, और उसकी डेड बॉडी को हनूत कर दिया जाता था। हनूत का मतलब उसके ऊपर डिफरेंट केमिकल्स लगाकर उसे रैप करके ख़ास किस्म के कपड़े में उनको वहाँ जो था एक चबूतरे के ऊपर उनकी बॉडी रख दी जाती थी कॉफिन के अंदर, और फिर उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें वो ओन करता था वो उसके इर्द गिर्द रख दी जाती थी, जैसे कि उसका सोना और जो भी चीज़ें हैं साथ। कई बार उनकी पेट कैट्स होती थी तो उनको भी साथ हनूत कर दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि उस ज़माने के इजिप्शियंस का मानना था कि जब जो है वो फाइनली जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा तो ये जो जितने हायर रैंक के लोग हैं ये सब के सब उठेंगे, और जो पिरामिड्स हैं जब उनको अंदर से खोला गया तो देखा गया कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और वहाँ से ये लोग चल के ऊपर हेवन तक जो है वो जा सकते हैं। अब हावर्ड कार्टर की डायरी के अंदर ऐसे ही एक फ़िरौन का जो टूम है यानी कि मकबरा है, उसको खोलने का उसका एक्सपीरियंस उसने लिखा हुआ है। उसने डेट भी मेंशन की है 26 नवंबर, ठीक है, और उसने जो है ना वो ईयर इसमें मेंशन नहीं किया, और जो है क्या कहते हैं, लेकिन ईयर आपको रीडिंग 2 के पैसेज में मिला है 1922, और उसने टाइम भी मेंशन किया है 2 बजे दोपहर के, कि उसने डोरवे जो था वो कब खोला। अब एज सच जो है वो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, सॉरी टू से। डिटेल्स दी हुई हैं, प्लीज़ डोंट माइंड माई मिसकोटिंग द फैक्ट। डिटेल्स बहुत दी हुई हैं, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नई नहीं दी गई। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। डिस्क्रिप्टिव है काफ़ी ज़्यादा, ये जो डायरी का एक्सट्रैक्ट है ये एंट्री काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है। एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा बयान की गई है कि उसके टूम तक जाने का रास्ता जो था वो कैसा था। रास्ते में जो थे वो गार्ड जो स्टैचूज थे वो खड़े हुए थे, और रास्ते में उसको स्क्रोल नज़र आया था, उसके ऊपर फ़ारो के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी। फिर उसके बाद कैंडल यूज़ की गई थी, कैंडल किस तरह से फ्लिकर कर रही थी, फड़फड़ा रही थी। फिर टॉर्च की मदद से उन्होंने क्या देखा, पहले जब उन्होंने बीच में सुराख किया उसके टूम की दीवार में, तो एक जो थी ना गर्म हवा जो थी वो एकदम से बाहर निकली,
ठीक है, और साथ साथ वो अपनी इमोशंस के बारे में भी बता रहा है। एक्साइटमेंट भी है उसको, और उसके अंदर एक डर भी है, और उसका एड्रेनलिन रश भी हो रहा है। अब इसके अंदर मैंने लिखा है वेरी माइन्यूट एंड डिस्क्रिप्टिव ऑफ प्लेस फीलिंग्स एंड एक्शंस। माइन्यूट का मतलब यानी कि उसने कोई छोटी डिटेल मिस नहीं की। उसने हवा का जो फीलिंग है उससे लेकर और जो टूम के अंदर सारी चीजें हैं उसने वो सब बयान की हैं। और उसने फिर अपना एक्शन भी सबसे एंड पे बयान किया है कि एंड एक्शन कहाँ पर हुआ, जब वो टूम को जो थे वो बंद करके वहां से निकल आए। So we are done with our two units for today, unit 6 and 7, और इन दोनों की समरीज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। आप वहां से खोल के अपनी समरीज जो है वो उसके नोट्स आप ले लीजिएगा। और उसके अलावा जो इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, आप उसके आंसर्स जो हैं वो करने की कोशिश खुद से करें। एंड द स्टूडेंट्स हु ट्राई to learn things on their own learn more than the students who rely on some kind of support. आपको इंडिपेंडेंट रीडर्स भी बनना चाहिए, और इंडिपेंडेंट यानी कि सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स भी बनना चाहिए। इस तरीके से आप ज़्यादा सीखते हैं। सो होपफुली इंशाल्लाह आई विल बी अपलोडिंग more lecture on unit 8 and 9 very soon. So for now आप इस लेक्चर को भी सुने और इससे सीखने की कोशिश करें। So the lecture for today has ended. Allah Hafiz.